ये लैब एक्सपेरिमेंट जो है ये कंटिन्यूएशन है जी लास्ट एक्सपेरिमेंट का। ठीक है जी, क्योंकि लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट वी विल स्टडी द ट्रायंगुलर नॉच। इट्स नॉट रेक्टेंगुलर, इट्स अ ट्रायंगुलर नॉच नाउ। ठीक है जी, एंड आई हैवंट चेंज, मैंने तो ये चेंज की थी, आई डोंट नो कि ये क्यों सेव नहीं हुआ। ठीक है जी, so to study the characteristic of flow over a triangular notch, basically experiment procedures, precautions, background वगैरह बिल्कुल सेम है जी। The only difference you will find here is the equation which will be used for finding the spherical discharge, because last time it was 2 by 3 b under root 2g h raised to the power 5 by 2, but this time the equation is 8 by 15 b under root 2g tangent theta by 2 h raised to the power 5 by 2। ठीक है जी, व्हाट इज द थीटा? अगर मैं आपको ट्रायंगुलर नॉच दिखाऊं तो थीटा इज द एंगल ऑफ द नॉच। ये एंगल जितना होगा इसको हम जो है वो थीटा कहते हैं। ठीक है जी। जी किसी को कुछ सवाल होगा इस एक्सपेरिमेंट में? भी सवाल है तो पूछ सकता है अबाउट द ट्रायंगुलर नॉचेस। सर इसमें डिफरेंस क्या होगा एक्सपेरिमेंट में? ये एक्सपेरिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। पहले आपने डेटा लेना है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर नॉच लगा के, उसके कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना है। फिर आपने जो है वो उसको हटा के ट्रायंगुलर नॉच लगानी है, उसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फाइंड करना है। सो यू विल सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ट्रायंगुलर नॉच इज लेस देन द रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक है जी। सर एंगल हमें गिवन सही है होगा सर। कि हम मेजर करेंगे क्या चीज गिवन होगा? एंगल। हाँ, एंगल आप लोग मेजर करेंगे भाई। ये एंगल जो है वो जब आप अपने हाथ में ट्रायंगुलर नॉच लेंगे, और ये बी नहीं आएगा इसमें क्योंकि आपको बी कांस्टेंट ही नहीं है, तो ये एंगल आपने मेजर करना होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी। ठीक है। यस सर सही है। ये जो हमारी लैब में जो ट्रायंगुलर नॉच पड़ी है उसका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। उस नॉच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री है। टेंजेंट 5/2, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 90/2 इज टेंजेंट 45। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45? 1। 1। तो हमारे पास जो लैब में ट्रायंगुलर नॉच पड़ी हुई है उसमें ये टेंजेंट थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 आती है। बट इन केस अगर ये ट्रायंगुलर नॉच 90 से ज्यादा है, 90 से कम है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो उसकी वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है। सही है सर। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर नॉच में जो है ये शार्पनेस जो है वो जितनी ज्यादा होगी उतना कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू कम आएगी। एंड सिमिलरली ये एंगल जितना ज्यादा होगा फ्लो रेट उतना ज्यादा होगा। ये एंगल जितना कम होगा फ्लो रेट उतना कम होगा।
flow rate is discharge is liters per second or cubic meter per second. ठीक है जी. नाउ हम जो है वो दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं जी. दिस एक्सपेरिमेंट इज अबाउट दी टू कैलिब्रेट बर्डन ट्यूब गेज यूजिंग डेड वेट टेस्टर. ठीक है जी, ये हमारा आज का मेन एक्सपेरिमेंट है जी. पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज कैलिब्रेशन. किसी को पता है कैलिब्रेशन क्या चीज है? चलिए कोई एक प्रॉपर स्टेट पे जब हम बैलेंस कर रहे होते हैं एक चीज को. बैलेंस कर रहे होते हैं. जरूरी तो नहीं है बैलेंस किया जाए यार. सर कोई रीडिंग वगैरह लेना स्टैंडर्ड पर, उसे भी शायद कैलिब्रेट ही कहते हैं मेरे ख्याल, शायद. कैसे रीडिंग वगैरह लेना और स्टैंडर्ड्स के साथ, पहले तो ये मुझे समझ नहीं आई. सर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए अगर हम कोई जो स्टैंडर्ड होती है उसकी वैल्यू, मतलब जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है, इस तरह इंस्ट्रूमेंट होता है, अगर उससे हम वैल्यू लें किसी चीज़ की और अलग अलग इंटरवल पे लें तो उसे हम कैलिब्रेट कह सकते हैं. मैं श्योर नहीं हूँ, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, शायद अच्छा. ऐसा हो. कैलिब्रेशन कहा जाता है जी कि अगर आप किसी वैल्यू को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं तो आप उस इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर रहे हैं. ठीक है जी. किसी इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को अगर किसी स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर किया जाए so we called it as we are calibrating the instrument. ठीक है जी. मुझे अगर हाइड्रोलिक बेंच का फ्लो रेट फाइंड करने के लिए कहा जाए कि जी फ्लो रेट को आप कैलिब्रेट करें, तो मेरे पास मेरी अपनी हाइड्रोलिक बेंच होनी चाहिए. मैं उसका फ्लो रेट फाउंड करूंगा और उसको स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करूंगा तो मैं कहूंगा जी कि मेरी हाइड्रोलिक बेंच जो है वो कैलिब्रेटेड हो गई है. ठीक है जी. सिमिलर मेथड्स के जरिए नहीं, डिफरेंट मेथड्स के जरिए अगर किसी चीजों को कंपेयर किया जाता है जिसमें से एक मेथड जो है वो स्टैंडर्ड मेथड हो तो उसको हम कैलिब्रेट कहते हैं. ठीक है जी. अब हम यहाँ पर जो है ना वो बर्डन ट्यूब गेज, ये एक डिवाइस है, या बर्डन गेज भी इसे कहते हैं. बर्डन ट्यूब गेज भी कहा जाता है और बर्डन गेज भी कहा जाता है. उसको कैलिब्रेट करना चाहते हैं डेड वेट टेस्टर को यूज करते हुए. ठीक है जी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट पता होना चाहिए. सेकंड कि जी बर्डन ट्यूब गेज क्या चीज है या बर्डन गेज क्या चीज है. बर्डन गेज का किसी को पता है? व्हाट इज बर्डन गेज? नो सर, नहीं पता. डेड वेट टेस्टर का नाम सुना हो किसी ने कहीं पे? बर्डन गेज is a device which is used to measure pressure. ठीक है जी. आपने फ्लूइड वन के अंदर जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं जिसमें आप प्रेशर फाइंड करते हैं. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं प्रेशर फाइंड करने के लिए? मोनोमीटर. जी. मोनोमीटर क्या चीज है? फिर बैरोमीटर क्या चीज है? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं और मोनोमीटर भी कहते हैं. अच्छा, एक ही काम करते हैं मोनोमीटर और बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करेंगे बस. जी.
मोनोमीटर यूज किया जाता है प्रेशर फाइंड करने के लिए, और ये प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक और बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकता है। बैरोमीटर यूज किया जाता है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो और डिवाइसेस होते हैं जिसे हम डिफरेंशियल मोनोमीटर्स कहा जाता है, जिनको डिफरेंशियल मोनोमीटर्स यूज किए जाते हैं प्रेशर डिफरेंस फाइंड करने के लिए। इसके बाद अगर मैं एडवांटेजेस बात करूं तो जी मोनोमीटर का एडवांटेज ये है जी कि जल्दी आपको प्रेशर की वैल्यू मिल जाती है। बट डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज ये है जी कि आपको बहुत हाई लेवल ऑफ प्रेशर की रीडिंग जो है वो नहीं ली जा सकती मोनोमीटर्स के जरिए, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर इसके बाद जो है वो आपको होल ड्रिल करना पड़ता है प्रेशर फाइंड करने के लिए। ठीक है जी। इसके अगेंस्ट यू यूज डिफरेंशियल मोनोमीटर्स। तो डिफरेंशियल मोनोमीटर्स जो है वो हमें प्रेशर डिफरेंस बताते हैं दो पॉइंट्स के अक्रॉस। It can't tell the absolute value of pressure at a certain point. So there are other devices which is used to measure pressures, one of which is called burden gauge. Burden gauge is simply a device, इस किस्म की डिवाइस होती है जी, नहीं है इसमें मेरे पास पिक्चर, सो लेट मी शो यू burden gauge. Just wait a few seconds ताकि मैं आपको burden gauge की पिक्चर दिखा सकूं, because you haven't studied that burden gauge, so it will be good कि अगर आप लोग जो है वो इसकी पिक्चर देख सके। जी शेयर स्क्रीन दोबारा ऑन हो गई जी। दिस इज अ बर्डन गेज, नजर आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ये गेज लगाया जाता है एंड यू हैव सीन इट एवरीवेयर वेयर यू वांट टू मेजर प्रेशर। ठीक है जी। आप होल ड्रिल करते हैं और थ्रेड्स के जरिए इसको उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है, और बस जितना प्रेशर अंदर होगा उतना प्रेशर इंडिकेट करेगा आपको ये डायल गेज। ठीक है जी। ओके सर। अब यस सर। इस डायल की कंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह भी हो सकती है कि बर्डन ट्यूब गेज से इस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जो है वो मेजर होगा, मतलब अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का नजर आ रहा है। बट आप इससे जो है वो किसी दूसरा डायल गेज देख लेंगे नेट के ऊपर तो यू कैन सी कि आप उससे नेगेटिव प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसकी कंस्ट्रक्शन से पहले थोड़ी सी आपको जो है वो थ्योरी बता दूं जी, आपको पता भी होगी कि जी एब्सोल्यूट प्रेशर इज द प्रेशर measured with the reference to absolute zero is called absolute pressure। इसी तरह हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होता है जी, गेज प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो जीरो, बिल्कुल जीरो प्रेशर से मेजर किया जाता है। गेज प्रेशर मेजर किया जाता है अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है जी एटमॉस्फेरिक लेवल के ऊपर। और इसके बाद जिसे हम कहते हैं एक और प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर, जो कि बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होता है। पता था ये चीजें आप लोगों को? व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज गेज प्रेशर, व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर, ये चीजें आपको पता ही गई थी इससे पहले।
सो रहे हैं आप लोग? नो सर। बस जवाब हाँ दें सर। ना कि इससे पहले आप लोगों को बताई गई ये चीजें या नहीं। सर नाम तो सुना है, इस नाम तरह सुन, एक्सप्लेनेशन नहीं बताई। तो आपने फ्लूइड वन पढ़ भी ली, चले। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स में जहां तक बात है ना जी, जब भी हम प्रेशर का जिक्र करेंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रेशर का मतलब होता है ऑलवेज गेज प्रेशर। फ्लूइड मैकेनिक्स में जब भी हम प्रेशर का जिक्र करेंगे इसका मतलब होगा ऑलवेज गेज प्रेशर। जब भी एब्सोल्यूट प्रेशर का जिक्र आएगा तो उसके साथ लाजमी मेंशन किया जाएगा जी कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है। यस सर। वाइल यस सर। वाइल जब हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी तो उसमें हम जब भी प्रेशर मेजर करते थे तो वो कौन सा प्रेशर होता था जी? एब्सोल्यूट प्रेशर। वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। बट हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जब भी प्रेशर मेजर करेंगे तो ये हमारे पास गेज प्रेशर होगा। अच्छा जी, इसके अगेंस्ट इसकी जो बहुत अच्छी एग्जांपल या जो बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन की जाती है वो इस तरह की जाती है कि जी अगर आपके पास ये एक रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर आपके पास ये रेफरेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इससे ऊपर का प्रेशर जो है, यहां से ऊपर जितना प्रेशर होगा, सो दिस इज द गेज प्रेशर। इससे ऊपर जो प्रेशर होगा उसको हम गेज प्रेशर कहेंगे। मैं लिख भी दूं इसके साथ, ये इससे ऊपर वाला प्रेशर जो है ये गेज प्रेशर होगा। ठीक है जी। बट इससे नीचे वाला प्रेशर जो है वो कौन सा प्रेशर होगा? वैक्यूम। वो वैक्यूम प्रेशर होगा जी, या उसको नेगेटिव प्रेशर भी कहेंगे। उसको हम नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं, उसको हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। ठीक है जी। ये नेगेटिव प्रेशर कहां तक जा सकता है? इनकी कोई एंड लिमिट्स भी तो होंगी ना। व्हाट इज द एंड लिमिट ऑफ नेगेटिव प्रेशर? जी, जो एंड लिमिट है नेगेटिव प्रेशर की उसको हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उसको क्या कहा जाता है जी? उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहा जाता है। एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से नीचे प्रेशर पॉसिबल नहीं है। गेज प्रेशर की क्या लिमिट होगी? जी, गेज प्रेशर की क्या लिमिट होगी? गेज प्रेशर की कोई लिमिट नहीं होगी। ठीक है जी, गेज प्रेशर जितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है आप कर सकते हैं। ठीक है। ओके। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए अगर बर्डन ट्यूब गेज की, तो बर्डन ट्यूब गेज की कंस्ट्रक्शन इस किस्म की होती है, मतलब इस डायल गेज को हटा दिया जाए ऊपर ये केसिंग वगैरह, तो उसकी कंस्ट्रक्शन इस तरह होती है। एक गियर लगा होता है और ये एक इलिप्स शेप की जो है वो पाइप होती है, ये ट्यूब होता है। इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये इलिप्स शेप जो है वो ट्राई टू स्ट्रेटन, ये सीधा होना चाहती है। बट क्योंकि ये बेंड होती है तो जो इतना इंक्रीज इन प्रेशर होता है उतना इंक्रीज इन डिफ्लेक्शन आती है एंड यू मेजर द प्रेशर। ठीक है जी।
मेरा काम थ्योरी पढ़ाना नहीं है, इसकी बुक खोले अपनी और उसमें इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग प्रिंसिपल देख ले, बुक के अंदर गिवन है जी। ठीक है जी। ऑपरेटर्स जो हमें रिक्वायर्ड है जी, उसमें हमें डेड वेट टेस्टर रिक्वायर्ड है जी, और डेड वेट टेस्टर का जो पिस्टन एरिया है विच इज 244.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है जी, ये आपको पहले से नोन है जी। अच्छा जी। बर्डन ट्यूब गेज, burden tube pressure gauge is a device used to measure pressure above or below the atmospheric pressure. A dead weight pressure gauge is the most accurate pressure gauge which is generally used for calibration of other pressure gauges operated in the laboratories. It consists of a piston and cylinder of a known area which is connected to a fluid reservoir. The pressure on the fluid pipes calculated by the formula this. Basically जो pressure की main equation है which is equal to force per unit area। ठीक है जी। तो आप क्या करते हैं कि जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स इन टर्म ऑफ वेट ऐड किया जाता है इस बर्डन ट्यूब गेज के ऊपर। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस बर्डन ट्यूब गेज को कैलिब्रेट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं कि वी थिंक दैट ये गेज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो खराब हो गया है, इसकी रीडिंग में कोई एरर आ गया है। सो हम इस एरर को कंपलसेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ आई? यस सर। क्यों कैलिब्रेट करते हैं इसको, आप बताएं जी। सर ताकि एक्यूरेट रीडिंग नहीं लेना। तो सिर्फ क्यों करते हैं इसको? बर्डन ट्यूब गेज को कैलिब्रेट करने की क्या जरूरत है? फसी अहबास। सर मीन रीडिंग फाइंड करने के लिए। हसनात, सर why we are जब हम इसको यूज़ करते हैं ना तो टाइम के साथ साथ मतलब इसकी जो वो रीडिंग होती है उसमें फ़र्क आता है, तो एक सही रीडिंग मालूम करने के लिए हम इसे कैलिब्रेट करते हैं। एग्जैक्टली जब भी ये बर्डन ट्यूब गेज किसी जगह पे लगा होता है तो उसमें कंटिन्यूस प्रेशर की मॉनिटरिंग हो रही होती है और इसमें कंटिन्यूसली प्रेशर इंड्यूस हो रहा होता है। तो इस वजह से इसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आ जाती है, इसमें कोई ना कोई, इसकी जो एलिप्स शेप की ट्यूब है इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो अब रीडिंग जो है वो एक्यूरेट रीडिंग हमें नहीं मिलती। परमानेंट डिफॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आती है उसको क्या कहा जाता है? बिलाल, नहीं पता सर। का क्या कह के गए हैं आप, मुझे तो समझ ही नहीं आई। हाँ, नहीं पता सर। अच्छा, शामिर, शौकत, क्या कहते हैं जी द परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज ड्यू टू द टाइम इंटरवल, उसको कौन सी डिफॉर्मेशन कहते हैं? सर नहीं पता इसका। नहीं पता। सॉलिड मैकेनिक्स 1 और 2 दोनों कोर्स पढ़ चुके हैं? सर मेरे ख्याल क्रीप। जी एग्जैक्टली, क्रीप कहते हैं जी। तो वो डिफॉर्मेशन जो टाइम के साथ एसोसिएटेड होती है उसमें हम उसको हम डिफॉर्मेशन को क्रीप कहते हैं। तो क्रीप फिनोमिना इसमें प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब हम इस क्रीप फिनोमिना को कंपलसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। और हमारे पास प्रेशर की जो बेसिक इक्वेशन है वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर हम इसमें नॉन अमाउंट ऑफ फोर्स और नॉन अमाउंट ऑफ एरिया से कोई प्रेशर इंड्यूस करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे। एक
नोन अमाउंट से प्रेशर और एरिया, प्रेशर और सॉरी प्रेशर नोन फोर्स और एरिया से प्रेशर फाउंड किया जाए, और दूसरा इस डायल गेज से प्रेशर फाइंड किया जाए। अगर दोनों की रीडिंग एक्यूरेट है, बराबर है, तो क्या होगा जी, ये गेज कैलिब्रेट है, गेज में कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर दोनों की रीडिंग में फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस, तो फिर आपका जो बर्डन ट्यूब गेज है ये खराब हो चुका है और आप इसको दोबारा कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है जी। जहां तक यूनिट्स की बात है जी, तो हमारे पास एसआई सिस्टम में जो यूनिट्स हैं प्रेशर के, दैट इज पीएसआई, बार, पास्कल्स, ये एसआई यूनिट्स हैं जी। बार और पास्कल एसआई यूनिट्स हैं, और पीएसआई इज अ यूनिट जो कि हम ब्रिटिश सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है जी। होर एंड एमएमएफ, एचजी या इंच ऑफ वाटर, ये भी यूज किया जाता है प्रेशर को इंडिकेट करने के लिए। एंड इन फ्लूइड मैकेनिक्स एज वेल, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जो है वो मीटर्स के अंदर भी प्रेशर को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ हेड्स की फॉर्म में। ठीक है जी। सो दीज आर फ्यू यूनिट्स ऑफ प्रेशर, एंड यू मस्ट नो द कन्वर्जन रेशो ऑफ ऑल ऑफ दीज एज वेल। आपको इनकी कन्वर्जन भी पता होनी चाहिए। जैसे 1 atm इज इक्वल टू 14.7 psi, 101 300 pascal, 0.1 megapascal, 76 mm of hg, 760 of millimeter of hg, 0.01 bar, and 34 inches of water। ठीक है जी। तो ये कुछ कन्वर्जन्स हैं 1 atm के ऊपर। तो अगर आपको किसी एक यूनिट में दे दिया जाए तो आप दूसरे यूनिट में भी उसको फाइंड कर सकें। ये डेड वेट टेस्टर ऑपरेटर्स है जी। ठीक है जी। और इसके साथ ये बर्डन ट्यूब गेज अटैच किया जाता है इस तरह, जिसको कैलिब्रेट करना होता है। तो आप इस डेड वेट टेस्टर के इस साइड के ऊपर जो है वो नॉन वेट ऐड करते रहते हैं। ठीक है जी। और नॉन वेट ऐड करने से प्रेशर जो है वो इस पिस्टन के अंदर जो है वो इंक्रीज होता है, एंड डायल गेज जो है वो हमें क्या करता है जी, अकॉर्डिंगली वैल्यूज बताता है। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट तरीका जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया से फाइंड करने का है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया की वैल्यू और डायल गेज की वैल्यू अगर बराबर है, सो डायल गेज जो है वो कैलिब्रेट है, उसमें कैलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रीडिंग ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर एंड द डायल गेज प्रेशर या बर्डन ट्यूब गेज प्रेशर, सो वी विल फाइंड आउट द एरर बिटवीन दीज टू। ठीक है जी। मैं इस सेक्शन पे आ जाता हूं दोबारा जरा सा। पिस्टन होता है जी। ठीक है जी। पिस्टन के अंदर जो है वो आप लिक्विड को इंसर्ट करते हैं जी। ठीक है जी। जो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है, और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। सो फॉर दैट रीजन वी पुट मोबिल ऑयल। ठीक है जी। इसके अंदर, या हम जो है वो कोई भी किस्म का ऑयल इसके अंदर डालते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो। ठीक है। Yes, sir. Place the piston in the cylinder and note the reading of the pressure gauge. This will help to calculate piston weight. सबसे पहले जो है वो आपको जो है वो इन वेट्स का एक्यूरेट मास पता होना चाहिए। ठीक है जी। और मास पता करने के लिए आप इन वेट्स को स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर या मास बैलेंस के ऊपर या वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे और इनका वेट फाइंड करेंगे। मास बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो मास फाइंड करेंगे, वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे तो वेट फाइंड करेंगे। मास बैलेंस के ऊपर रखा है, so you have to calculate the weight because mass per unit area is not the pressure, force per unit area is the pressure and force will be in term of weight। ठीक है जी। तो आप इसको वेट बैलेंस के ऊपर रखेंगे एक एक मास को, और उनका एग्जैक्ट मास फाइंड आउट करें, वेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। सिमिलरली आपको पिस्टन का वेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले आप पिस्टन का वेट फाइंड करेंगे और पिस्टन को जो है वो प्लंजर के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी, ये 3 किस्म के मास आपको इसके ऊपर नजर आ रहे हुए पड़े हुए, एंड ये ऊपर का हिस्सा जो है ये इसको हम प्लंजर कहते हैं, ये भी बाहर निकल आता है। ठीक है जी, बिफोर गोइंग टू दिस लेट मी शो यू द वीडियो। आप एक वीडियो देखें जी, जिससे आप लोगों को कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। डेड वेट टेस्टर है जी। ठीक है जी, इस किस्म की कंस्ट्रक्शन होती है जी डेड वेट टेस्टर की। ये पिस्टन रखा जाता है जी इसके ऊपर। ठीक है जी, और ये जिसमें ऑयल स्टोर होता है जी, जिसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। ये पिस्टन नीचे मूव करता है तो यहाँ पे इस लिक्विड को कंप्रेस करता है और प्रेशर इंक्रीज होता है जी। ठीक है जी, स्टैंडर्ड वेट ऐड किए जाते हैं इसके ऊपर, और क्या होता है जी, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक डायल गेज, यहाँ पर डायल गेज लगा दिया जाता है। ठीक है जी, तो जितना प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज होगा उतना प्रेशर जो है वो हमें ये डायल गेज भी बताएगा। ठीक है जी, ये स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं जी, तो आप इनका स्टैंडर्ड मास कैलकुलेट करके या स्टैंडर्ड वेट कैलकुलेट करके इस एरिया का पता होना आपको बहुत जरूरी होता है, जो कि हमारे केस में 244.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। दिस एरिया इज नोन, सो दिस वेट इज नोन। ठीक है जी, ये नीचे मूव करेगा तो वहां पे डायल गेज भी मूव करेगा। ये प्लंजर लगाया जाता है इसलिए, बेसिकली ये प्लंजर तो नहीं होता, ये किस्म का वाल्व होता है कि आप ये सारा ऑयल या सारा लिक्विड जो है वो ड्रेन आउट कर सके। ठीक है जी, जी। यस सर। किसी की कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं जी। सर सर ये दोबारा बता दें कि सब प्रेशर लगता है क्या होता है? प्लंजर की पोजीशन भी बता दें प्लंजर दोबारा, प्लंजर जो है दूसरी ना, डायग्राम। प्लंजर जो है वो हमारे पास हमारे एक्सपेरिमेंट में नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास जो है ना बस आपने ड्रेन करने के लिए ये तमाम चीजों को बाहर निकालना है, मतलब ये तमाम वेट्स को आप बाहर निकाल लें और यहीं से ड्रेन आउट कर लें लिक्विड को। ठीक है जी, ये प्लंजर की मोशन जो है वो हम अपने एक्सपेरिमेंट में, आप समझे कि ये प्लंजर है ही नहीं बस। ठीक है जी, ठीक है सर। आप समझे कि ये प्लंजर है ही नहीं। तो आप जो है वो ये वेट्स ऐड करते हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है और यहाँ पर शो होता है। तो इन वेट्स की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज, इन वेट्स की वजह से जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया जाता है और दोनों की रीडिंग्स में जो फर्क आएगा उसको हम एरर कहेंगे, और हम बेसिकली वो एरर ही फाइंड करते हैं। ये है जी परसेंटेज एरर। ठीक है जी, ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 होता है। इसे कहा जाता है टू कैलिब्रेट द डेड वेट टेस्टर प्रेशर गेज। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट से या इस ऑपरेटर से एक और एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम कहते हैं टू फाइंड आउट द अननोन वेट। Pressure gauge is accurately calibrated and is used for finding the unknown weights. ये इसका पार्ट बी है इस एक्सपेरिमेंट का। अब आप ये एज्यूम करते हैं जी कि ये प्रेशर गेज जो है ये 100% कैलिब्रेटेड है और ये बिल्कुल ठीक रीडिंग दे रहा है। ठीक है, ठीक है, यस सर। जी। और आपको वेट्स जो है वो अननोन है। अब ये वेट्स जो इसके ऊपर पड़े हुए हैं
ये अननोन है, ये फाइंड आउट करने हैं आपने वेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो अब इस प्रेशर से आपने ये वेट फाइंड आउट करने हैं, तो अब आपने ऐसे चलने की बजाय रिवर्स डायरेक्शन में चलना है। प्रेशर इज नोन, वेट हैज टू बी फाइंड आउट। सो वेट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को और एरिया को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द वेट ऑफ द फ्लूइड, द वेट ऑन द डेड वेट टेस्टर। सो एरिया आपके पास कांस्टेंट है जी, प्रेशर गेज की रीडिंग आनी चाहिए, पिस्टन का वेट आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आप जो है वो जो एडिशनल वेट है वो इसके ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेड वेट टेस्टर जो है वो दो चीजों के लिए यूज किया जाता है जी, दो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उसका है जी कैलिब्रेट करना है प्रेशर गेज को, और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या है जी, अननोन वेट फाइंड आउट करने के लिए, राइट। और आप एरर जो है वो इस तरह फाइंड करते हैं, डेल्टा इज द एरर, वी ए is the actual value, VE is the expected value divided by VE into 100. This is the percentage of error. Error आप ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है जी। और एरर कब फाइंड किया जाएगा, जब आप जो है वो कैलिब्रेट कर रहे होंगे, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन जी। सर ये जो वैल्यूज अभी आपने फॉर्मूला दिखाया था, ये एरर की वैल्यूज हैं? ये एरर की वैल्यूज हाँ फाइंड करने के लिए। सर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है एरर की, ये उसकी एक तरह से पहले से मौजूद होगी हमारे नहीं पास? नहीं, एक एरर की जो है ना वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जो आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करेंगे, जी। और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो कि आप फोर्स पर यूनिट एरिया से फाइंड करेंगे। अच्छा ठीक है सर। ठीक है जी, वो वाली फोर्स पर यूनिट एरिया वाली वैल्यू होगी, ठीक है जी। यस सर। तो यहां से जो है वो एरर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा जी, और आप जो है ना वो मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे इसकी, यू विल सी कि जो एरर का ग्राफ फिर आपने प्लॉट करना होता है एट द एंड, ठीक है जी। जी। एनी क्वेश्चन जी, किसी का कोई सवाल है सर? तो जी। ये जो आपने भी कहा है डिफरेंट वैल्यू लेंगे, मतलब बार बार लेंगे, तो ये एक ही वेट पे लेंगे या फिर अलग अलग वेट पे? मतलब वेट एक ऐड वेट में भी तो करना है। फर्क हो सकता है ना? हाँ, एक वेट पे फर्क आएगा, फिर आप वेट को ऐड करेंगे, फिर अपना एरर फाइंड करेंगे, फिर वेट को ऐड करेंगे, फिर एरर फाइंड करेंगे, ठीक है जी। सो बेसिकली ये मल्टीपल टाइम्स किया जाता है प्रोसेस। आपने एक वेट के ऊपर लिया और एरर फाइंड करने के बाद डेड वेट इस गेज को कैलिब्रेट कर लिया वापस, मतलब रीडिंग को ठीक कर लिया, फिर आपने वेट को ऐड किया, तो फिर इसमें कोई एरर होगा, फिर आपने कैलिब्रेट कर लिया, इसको गेज को सेट कर लिया। सो मल्टीपल टाइम्स जो है वो वेट को ऐड और रिमूव किया जाता है टू एलिमिनेट द मोस्ट ऑफ द एरर इन द प्रेशर गेज, ठीक है जी। बेसिकली इस प्रेशर गेज की बैक साइड पे एक एडजस्टेबल नॉब लगा होता है, और उस एडजस्टेबल नॉब को आप रोटेट करते हैं, और उससे जो है वो एरर या इसका जीरो एरर जो है वो कम किया जाता है, ठीक है जी। एनी अदर Yes, sir. क्वेश्चन, ओके सर। कोई और सवाल? अच्छा जी, all of you, I am assigning you a lab task, ठीक है जी। आपके पास एक अभी क्विज अपलोड हो जाएगा जी, 12:57 हो रहे हैं, 11:57, और 11:05 के ऊपर जो है वो आपने ये सबमिट करना है, ठीक है जी। असाइन हो गया, नजर आ गया सबको?
तौसीफ, सर शो नहीं हो रहा यस सर। सर 12/5 पे 12/5 पे तो नहीं अभी तक शो नहीं हुआ। आ जाएगा, जब आ जाए मेरी तरफ से आप लोगों को असाइन हो गया है। आप अपने स्ट्रीम में जाके चेक कर सकते हैं जी, इंजीनियर पोस्टेड न्यू असाइनमेंट। सर ये क्वेश्चन 1 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन 2 जी ट्रू जी फॉल्स। जी 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 जी, आपको असाइन हो क्वेश्चन गया। हाँ सर शो हो रहा है लेकिन क्वेश्चन कोई नहीं शो हो रहा है इधर तो, बस क्वेश्चन कोई शो नहीं हो रहा जी। ठीक है जी, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, सब्र करें ना मेरे बेटे, सब्र करें। आपको 5 क्वेश्चन शो हो रहे हैं, राइट? यस सर। सबको शो हो गए हैं? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है जी, लेट मी वेट फॉर 1 more minute एंड मैं आपको क्वेश्चन शो करता हूँ जी, के क्वेश्चंस क्या हैं इसके। ठीक है जी, स्क्रीन शेयर सबके पास आ गई दोबारा से? आ गई? यस सर। आवाज स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? यस These are सर। और इनका आंसर आप दे सकते हैं। यू हैव ओनली 5 minutes। क्वेश्चन यहां से पढ़ें, वहां पे आंसर दें। फॉर दोज पीपल जिनका मुझे असाइनमेंट या क्विज लेट सबमिट होता है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मुझे एक्सक्यूज ना करें बस। लेट सबमिट इज 0 फॉर माई साइड। ठीक है जी, डोंट एक्सक्यूज मी कि जी सर मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। लेट सबमिशन, डोंट एक्सक्यूज मी। और वक्त से पहले सबमिट करने की कोशिश करें। 12:05 इज द लास्ट टाइम, तो इससे पहले सबमिट करने की कोशिश करें। Questions are in front of you. और आप तमाम लोग अपने माइक्स ऑन कर दें। आई नो कि आपको अभी आवाज नहीं आएगी बट यू शुड टर्न ऑन योर माइक्स। एंड नेक्स्ट टाइम जो क्विज होगा, यू शुड टर्न ऑन योर वीडियोज एज वेल। ओके सर।
to submit it and time. तो दूसरी बात, अपनी बाकी क्लास टीचर्स के साथ ये क्वेश्चन शेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोगों की पहली क्लास होती है, यू विल ऑलवेज एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप उनके साथ शेयर करके अपने मार्क्स कम करेंगे। ठीक है जी। सर आपसे एक बात करनी है जी। ये क्विज हो जाए तो आपको एक प्रॉब्लम बतानी है इसमें। जी 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 बताइए मुझे। सर ये जो फर्स्ट MCQ है, द नॉच इज द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टर्बुलेंस ऑफ फ्लो लिक्विड डायरेक्टली ना। जी। तो सर इसका आंसर जो है बता दूं? क्यों बता दें? सर वो यहाँ पे गलत किया है। क्या गलत है? ट्रू और फॉल्स नहीं है सर जो आंसर में सही वाला ऑप्शन है ना, वो उसकी जगह आपने गलत वाले ऑप्शन को करेक्ट किया हुआ है। क्या किया हुआ है? सर सब्र करिए, टाइम गुजर जाए फिर मैं बता देता हूँ। ठीक है जी। टाइम ओवर हो गई है, सबमिट करने की डेट सबमिट करना है। सर मैंने सबमिट कर दिया सर, नेट थोड़ा सा स्लो है तो प्लीज। यार मैं क्या करूं दोस्ती, मैंने आपसे पहले ही कहा है, ट्राई टू सबमिट। सर पता नहीं अभी क्विज के टाइम में हुआ है सर, मैं क्या कर सकता हूँ। ये 8 out of 15 people, 14 people, I received 8 emails that 8 have submitted it late. ये क्यों यार? सर मैं अभी बता दूँ। एक सेकंड आप, एक सेकंड जवाब आप जरा सा। And this is the 9th one. Asdullah Khan is the 9th one. सर मैंने भी टाइम पे किया है लेकिन डन लेट लिखा हुआ है, अभी उसको रिफ्रेश किया, मिसिंग लिखा था लेकिन डन लेट। हम्बल, असदुल्ला खान, कामरान, आशिफ, इब्रार, तौसीफ, हमजा, मेरा खुद सर लेट आ रहा है। फवाद, हमाद, ये सब लेट सबमिटेड हैं। सर टाइम पे किया है सबमिट। मेरे पास लेट सबमिटेड है। आई डोंट नो आप लोग कैसे टाइम पे करते हो। ये सर 12 टाइम पे किया है वो, टाइम से पहले करें, फिर हमेशा टाइम से पहले करें, फिर टाइम से 2, 3, 4 मिनट पहले का आंसर पूछा था मैंने। ये a notch is a device used to measure the turbulence of the flowing fluid directly, तो ये MCQ था ना। सर ये सही है। तो इसका सर ट्रू नहीं है, आंसर में तो फॉल्स आ रहा है आपके जी। तो इसका जो आंसर है वो ट्रू नहीं होता। क्यों ट्रू होगा? आपको कैसे पता कि मेरा आंसर फॉल्स है? सर उस पे फॉल्स लिखा हुआ है ना। व्यू स्कोर आता है ना सर। अच्छा, व्यू स्कोर के बाद स्कोर शो कर रहा है ना, स्कोर शो स्कोर करता शो कर रहा है ना। ठीक है जी।
बेसिकली फॉल्स इज द राइट आंसर, क्योंकि टर्बुलेंस के लिए जो है वो सेटलिंग बैफल यूज किया जाता है। यार मुझे आप लोगों की बात समझ नहीं आती। There are only and only 14 या 13 students in the class, but the quiz has been responded by 19 people. How? How this is possible? No? You know something, that the students which are present here don't believe that their marks are more important than the other students. तो आप अपने मार्क्स खुद उनको दे देते हैं कि जाए जी ये मेरे मार्क्स आपसे ले लें। It's okay, no problem at all, until and unless जो है वो आप लोगों को लगता है कि ये ठीक है। अच्छा जी सर वो MCQ मैं जो है वो यहाँ से इनके रिस्पॉन्सेस ऑफ सर मैं मिड भी किया जी सर मिड भी किया हुआ पहले से सर अभी गूगल पे भी सर्च किया है डन लिया। क्या कह रहे हो यार, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। सबमिट किया है पहले से, लेकिन यहाँ पर हैंडेड इन और ये कुछ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं यार, अब आपने सबमिट किया है नहीं किया है, आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों को सबमिट किए, मैं आप लोगों को कह के थक गया हूं जी कि प्लीज सबमिट पहले करें, सबमिट पहले करें, बट यू डोंट सबमिट। आप पहले सबमिट नहीं करते। अब ठीक हो गया सर, आपने टाइम इंक्रीज किया तो मैंने 2 मिनट इंक्रीज किया है इसीलिए। ये सर अभी ठीक है, अभी ठीक है, हैंडेड इन हो गया। आप तो सबका ठीक हो जिनका जाएगा। लेट था वो पे अभी भी लेट होगा ना? नहीं होगा जिनका लेट था। हाँ उस 2 मिनट से भी लेट किसी का ठीक है जी। सो सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है, और किसी को कोई मसला हो तो वो नेक्स्ट वीक मुझसे डिस्कस भी कर सकता है जी। ठीक है जी।